नमस्कार। एविडेंस लेक्चर सीरीज में मैं डॉक्टर अमिताभ सिंह एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे सेक्शन नंबर 56 से लेकर 58 में डिस्कस किए गए उन फैक्ट्स के बारे में जिनको प्रूव करना किसी भी पार्टी के लिए जरूरी नहीं होगा किसी कोर्ट की प्रोसीडिंग में। तो टॉपिक है द फैक्ट्स विच नीड नॉट टू बी प्रूव। क्यों इनको साबित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी? क्योंकि कोर्ट जो होगी, जो भी कोर्ट जहां पर भी यह मुकदमा होगा, वो इन फैक्ट्स का जुडिशियल नोटिस ले लेंगे। ऐसी बात सेक्शन 56 और 57 में आएगी। 57 में टोटल आपके 13 टॉपिक्स आएंगे और उन 13 टॉपिक्स को आपको लर्न बाय हार्ट करना पड़ेगा। इसको मैंने 3 तरह से क्लासिफाई कर दिया है जिससे आपको याद करने में आसानी होगी। और सेक्शन 58 एडमिशन के बारे में बात करेंगे। शुरू करते हैं फैक्ट्स विच नीड नॉट टू बी प्रूव। अब यहां देखिए, सेक्शन 56 से 58 को जब आप देखते हैं तो ये उन फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं जिनको साबित करने की जरूरत पार्टीज को नहीं है। सेक्शन 56 कहता है देयर इज नो नीड टू प्रूव सच फैक्ट्स हुज जुडिशियल नोटिस वुड बी टेकन बाय द कोर्ट। ऐसे किसी भी फैक्ट को साबित करने की जरूरत पार्टीज को नहीं है जिन फैक्ट्स को कोर्ट जो है वो जुडिशियली नोटिस में अपने ले ले। अब प्रश्न उठता है कि ऐसे कौन से फैक्ट्स हैं जिनको कोर्ट जुडिशियली नोटिस लेगी। इसे डिस्कस करते हुए सेक्शन 57 आता है। अब सेक्शन 57 में टोटल 13 इश्यूज आएंगे, टोटल 13 पॉइंटर्स आएंगे। अब सेक्शन 57 को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। 1 से लेके 3, जो आइटम नंबर 1 से लेके 3 होगा वो होगा लॉ और कस्टम के बारे में। दूसरा 4 से लेके 7 के जो वहां पर आइटम्स दिए गए हैं वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में होंगे। और 8 से लेके 13 जो है वो आइटम्स रिलेटेड विद मैटर ऑफ कॉमन नॉलेज होंगे। तो सेक्शन 57 में आप इसको पहले डिवाइड कर दीजिए। सेक्शन 57 आइटम 1 से लेकर के 3, इसके आगे लिख लीजिए लॉ एंड कस्टम। ये इनसे रिलेटेड टॉपिक्स आएंगे। 4 से लेके 7 जो है ये आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड आएंगे। 8 से लेके 13 जो आएगा, 8 से लेके 13 मैटर्स ऑफ कॉमन नॉलेज की बात करेंगे। मैटर्स ऑफ कॉमन नॉलेज की बात करेंगे। ये 13 चीजों को, ये 13 जो आपके एलिमेंट्स इसके अंदर आएंगे, इनको आपको लर्न बाय हार्ट करना पड़ेगा। एक एक करके देखते हैं कि आखिर ये 13 चीजें कौन कौन सी हैं। जो यहां 13 चीजें बताई गई हैं उसमें नंबर 1 आता है। नंबर फर्स्ट जो लॉ एंड कस्टम में आएंगे, दैट इज ऑल लॉ इनफोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारत की टेरिटरी में जितने भी कानून इनफोर्स हैं उसको आपको साबित करने की जरूरत नहीं है, कोर्ट उसे जुडिशियली नोटिस लेगी। नंबर सेकेंड, all public acts passed or hereafter to be passed by the Parliament of the United Kingdom and all local and personal acts directed by Parliament of United Kingdom to be judicially noticed। यूके के पार्लियामेंट के द्वारा जो भी कानून पास किए गए हैं, जो भी लोकल और पर्सनल एक्ट्स पास किए गए हैं, उनको भी कोर्ट जुडिशियली नोटिस लेंगे। नंबर थर्ड, आर्टिकल्स ऑफ वॉर फॉर द इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। तो ये तीनों चीजें लॉ एंड कस्टम्स में आएंगी। कौन कौन सी? सबसे पहले भारत की टेरिटरी में जो भी कानून इंप्लीमेंटेड है, जो भी कानून बने हुए हैं, वो कानून यूके के पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए कानून, लोकल यूके के पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए लोकल कानून और पर्सनल एक्ट जितने होंगे उसे जुडिशियल नोटिस करेंगे। इसके बाद तीसरे नंबर पे जो आएंगे वो आएंगे आर्टिकल्स ऑफ वॉर। किसके वॉर? किसके सेंस में? हम इंडियन एयरफोर्स की बात कर रहे हैं, इंडियन नेवी से रिलेटेड, इंडियन मिलिट्री से रिलेटेड। अब आते हैं 4 से लेके 7 जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। चौथा है द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, ऑफ पार्लियामेंट एंड ऑफ लेजिस्लेचर एस्टैब्लिश्ड अंडर एनी लॉज for the time being in force in a province or the states। चौथा क्या कह रहा है? चौथा कहता है यूनाइटेड किंगडम पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग
भारत में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसने संविधान बनाया उसकी प्रोसीडिंग, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग, स्टेट लेजिस्लेचर्स की प्रोसीडिंग, ये सारी प्रोसीडिंग जो होंगी इसे कोर्ट जुडिशियली नोटिस लेंगे। नंबर 5, द असेशन एंड द साइन मैनुअल ऑफ द सॉवरेन फॉर द टाइम बीइंग ऑफ द यूनाइटेड किंगडम ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड। नंबर 6, all seals of which Indian courts, all seals of which English courts take judicial notice, the seals of all courts in India and of all courts out of India established by the authority of the central government or by the crown representative, the seals, the courts of admiral, maritime jurisdiction, notaries public, and all seals which are person is authorized to use by the constitution of the, or the act of the parliament of United Kingdom or an act or regulation having the force of India, force of law in India। यहाँ जो छठवां कहता है वो कहता है यूनाइटेड किंगडम कोर्ट्स के यूज की जाने वाली जितनी भी सील्स हैं, भारत की कोर्ट में जो सील यूज होते हैं उनकी, जो भी एस्टैब्लिश सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या क्राउन रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा भारत की टेरिटरी के बाहर अगर कोई कोर्ट एस्टैब्लिश किए गए हैं उसके सील्स के बारे में मैरीटाइम जो जुरिडिक्शन है, जितने नोटरीज पब्लिक हैं, वो सारे सील्स की जुडिशियल नोटिस कोर्ट लेगी। 7th कहता है द असेशन टू द ऑफिस नेम्स, टाइटल, फंक्शन, सिग्नेचर्स ऑफ द पर्सन filling from the time being any public office in any state if the fact of their appointment to such office is notified in official gazette। अगर किसी भी व्यक्ति के अपॉइंटमेंट के संबंध में ऑफिशियल गजट नोटिफिकेशन हो रही है तब उस पर्सन का नाम, उस पर्सन के ऑफिस का नाम, टाइटल, फंक्शन, सिग्नेचर और कौन सा पर्सन उस चेयर पर है, इस बात की जुडिशियल नोटिस कोर्ट लेगी। अब आ जाते हैं नंबर 8 से 13 में जो कॉमन नॉलेज की बात करेंगे। पहला 3 कानून से रिलेटेड, कस्टम से रिलेटेड, फिर उसके बाद 4 से 7 मतलब 4 चीजें आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। अब इसके बाद जो बची हुई चीजें हैं यहाँ पर टोटल आपको 5 चीजें देखने को मिलेंगी जो कॉमन नॉलेज की बात करेंगे। क्या है नंबर 8, द एग्जिस्टेंस, टाइटल एंड नेशनल फ्लैग ऑफ एवरी स्टेट और सॉवरेन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार ने विश्व के जितने भी राज्यों को, जितने भी देशों को रिकॉग्नाइज किया है, उन देशों के नाम, उनके एग्जिस्टेंस, उनका नेशनल फ्लैग, उसे जुडिशियल नोटिस लिया जाएगा। द डिविजन ऑफ टाइम, जियोग्राफिकल डिवीजन ऑफ वर्ल्ड, पब्लिक फेस्टिवल, फास्ट, हॉलीडेज नोटिफाइड इन ऑफिशियल गजट। नंबर 10, द टेरिटरीज अंडर द डोमिनियन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नंबर 11, द कमेंसमेंट, कंटिन्यूएंस, termination of hostilities between the government of India and any other state or body of persons। अगर कोई hostilities है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और किसी और स्टेट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या बॉडी ऑफ पर्संस के बीच में, तो उसके बारे में भी जुडिशियल नोटिस ली जाएगी कि वो कब शुरू हुई, कितने दिन चली और किस दिन वो टर्मिनेट हुई है। नंबर 12, the names of the members and the officers of the court and of their deputies and subordinate officers and assistants and also all officers acting in execution of its process and of all advocates, attorneys, proctors, vakil, pleaders and other persons authorized by law to appear or act before it। भारत की टेरिटरी में जितने भी कोर्ट काम कर रहे हैं वहां कौन कौन जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, उनके डेप्यूटीज कौन हैं, उनके सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स कौन हैं, असिस्टेंट्स कौन हैं, वो सारे ऑफिसर जो एग्जीक्यूशन में काम कर रहे हैं, सारे एडवोकेट, अटॉर्नी, वकील, प्लीडर, प्रॉक्टर्स और अदर पर्सन जिन्हें की एक्ट करने के लिए या अपीयर होने के लिए अथराइज किया गया है, उन सारे लोगों की चीजों को जुडिशियल नोटिस कोर्ट लेगी। नंबर 13, द रूल ऑफ द रोड ऑन लैंड और एट सी। तो ये 13 चीजें हैं। इन ऑल दीज केसेस एंड ऑल्सो ऑल मैटर्स ऑफ पब्लिक हिस्ट्री, पब्लिक लिटरेचर, साइंस और आर्ट, इन 13 चीजों के साथ में अगर कोई भी विषय वस्तु पब्लिक हिस्ट्री से रिलेटेड, लिटरेचर से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड या आर्ट से रिलेटेड है, द कोर्ट में रिसॉर्ट फॉर इट्स एड टू एप्रोप्रिएट बुक्स और डॉक्यूमेंट्स ऑफ रेफरेंस। तो कोर्ट क्या करेगी, ऐसे लिटरेचर के संबंध में, पब्लिक हिस्ट्री के बारे में,
साइंस के बारे में या आर्ट के बारे में कोई भी ऐसी अप्रोप्रिएट बुक्स का सहारा लेंगे। इफ द कोर्ट इज कॉल्ड अपॉन बाय एनी पर्सन टू टेक जुडिशियल नोटिस ऑफ एनी फैक्ट, इट मे रिफ्यूज, कोर्ट उसे रिफ्यूज कर सकती है, टू डू सो अनलेस एंड अनटिल सच पर्सन प्रोड्यूसेस any such book or document as it may consider necessary enable it to do so। कहने का मतलब कि अगर कोई व्यक्ति इन 13 विषयों से संबंधित या किसी पब्लिक लिटरेचर से संबंधित, साइंस से रिलेटेड, आर्ट से रिलेटेड किसी भी संदर्भ में जुडिशियल नोटिस लेने के लिए कोर्ट को कह रहा है, तो उसे ऐसे डॉक्यूमेंट भी प्रोड्यूस करने पड़ेंगे जहां से कोर्ट, जिनके बेसिस पे कोर्ट जुडिशियल नोटिस लेगी। जब तक वो ये डॉक्यूमेंट नहीं देते हैं तब तक कोर्ट्स जो है वो उसे डिनाई कर सकते हैं, लेकिन इन फैक्ट्स को आपको साबित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आते हैं सेक्शन नंबर 58 के ऊपर। सेक्शन 58 ये कहता है, सेक्शन 58 डील्स विद फॉर्मल एडमिशंस। फॉर्मल एडमिशंस के बारे में सेक्शन 58 डिस्कस कर रहा है। ऑल सच फैक्ट्स व्हिच हैव बीन एडमिटेड बाय वन पार्टी एंड वन पार्टी नॉट नीडेड टू बी प्रूव बाय द अपोजिशन। अगर ऐसे कोई भी फैक्ट है जिन्हें एक पार्टी ने एक्सेप्ट कर लिया है, एडमिट कर लिया है, उन फैक्ट्स को अपोजिशन को साबित नहीं करना पड़ेगा। बट इट इज अ डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट दैट द कोर्ट मे आस्क एडिशनल एविडेंस इन एडिशन टू द एडमिशन। लेकिन हाँ, ये याद रखिएगा कि ये डिस्क्रिशन है कोर्ट का, कोर्ट जो है वो एडिशनल एविडेंसेस की डिमांड कर सकते हैं। अब यहां पर एक प्रश्न उठता है। प्रश्न क्या है कि मान लीजिए कोई किसी पार्टी ने एक एडमिशन किया है। एडमिशन का मतलब आप अच्छे से समझते हैं। एडमिशन का मतलब है कि जब कोई व्यक्ति अपने लायबिलिटी के अगेंस्ट में स्टेटमेंट देता है, अपनी लायबिलिटी को एडमिट करता है, एक्सेप्ट करता है, तो उस स्टेटमेंट को हम एडमिशन कहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि मान लीजिए अर्लियर प्रोसीडिंग जब चल रही थी कोर्ट में, तब व्यक्ति ने, तब उस जो केस की प्रोसीडिंग में पार्टी है, उसने एक एडमिशन कर लिया। क्या उस एडमिशन का इस्तेमाल आप लेटर प्रोसीडिंग में उसके खिलाफ कर सकेंगे? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी हां, कर सकेंगे। एन एडमिशन बाय ए पार्टी इन एन अर्लियर प्रोसीडिंग बिकम्स एडमिसिबल अगेंस्ट हिम इन एनी सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग एज वेल एज इन सब्सिक्वेंट सूट आल्सो। कहने का मतलब कि आप उसी प्रोसीडिंग में, जो लेटर प्रोसीडिंग्स है, वहां भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और सब्सिक्वेंट सूट्स में भी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इतनी बातें रही सेक्शन 56 से 58 में उन फैक्ट्स के बारे में जिनको प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एविडेंस लेक्चर सीरीज में अगला लेक्चर जो लेकर आपके सामने उपस्थित होगा वो होगा सेक्शन 59 और 60 में डिस्कस किए गए ओरल एविडेंस को लेकर। ओरल एविडेंस में अपनी बात रखूं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।